दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भाषण देते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। मोदी ने यह भी कहा है कि वह जम्मू कश्मीर के नतीजों का सम्मान करते हैं। हरियाणा में जीत ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहते हुए कहा है कि इस जीत से बेहद खुश है, लेकिन कई राज्यों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए हैं। उन्होंने ये भी आलोचना की कि कांग्रेस विफल रही है। आपको बता दें कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार बीजेपी पर भरोसा किया है, साथ ही बीजेपी को भरपूर वोट भी मिले हैं। मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा है कि हरियाणा के लोगों ने इतिहास रच दिया है। हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जिन्होंने कभी कांग्रेस को लगातार 2 बार सत्ता नहीं दी, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर भरोसा किया। हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार सत्ता मिली है। हरियाणा में चुनाव होने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है। कई राज्यों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड भी लगा दिया। ऐसा कहते हुए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्हें कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आगे कहा है कि लोग उनके झूठे वादे नहीं भूलते। पहले तो उन्होंने सोचा कि अगर वे कुछ नहीं करेंगे तो भी वे सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस का पिटारा ध्वस्त हो चुका है और उसकी पोल खुल चुकी है। कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सत्ता नहीं है तो कांग्रेस की हालत जलबिन मछली जैसी यानी बिना पानी मछली जैसी होती है। ऐसा जबरदस्त प्रहार मोदी ने अपने भाषण के दौरान कांग्रेस पर बोल दिया है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए सत्ता में आने के बाद उन्होंने देश और समाज को दांव पर लगा दिया। वे इसके बारे में कुछ नहीं सोचते। मोदी ने आगे कहा है कि आज पूरा देश देख रहा है कि कांग्रेस हमारे समाज में जातिवाद का जहर फैला रही है। राहुल गांधी का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि जो लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, पीढ़ियों से 5 सितारा जीवन जी रहे थे, वे अब जाति के नाम पर गरीबों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा अन्याय किया है और दलित और पिछड़ों पर अत्याचार किया है। कांग्रेस ने उन्हें इतने दशकों तक रोटी, कपड़ा और मकान से वंचित रखा। अगर उन्हें 100 साल बाद भी सत्ता मिल जाए तो भी वह किसी दलित या पिछड़े को प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। यह उनका असली चेहरा है। आपको बता दें कि भाषण के दौरान मोदी ने यह भी कहा है कि कांग्रेस परिवार को दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों वर्गों से नफरत है, इसलिए अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। हरियाणा में भी उन्होंने ऐसा ही किया। दलितों, पिछड़े वर्गों के लोगों का अपमान किया गया। कांग्रेस के राजघराने ने कहा कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। वे दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देने वाले थे। कांग्रेस ने हरियाणा में भी यही करने की कोशिश की। कांग्रेस भारत के समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि वे अराजकता फैलाना चाहते हैं। हरियाणा में भी किसानों को भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन मोदी ने यह भी कहा है कि हरियाणा के किसानों ने उन्हें अच्छा जवाब दिया है। आपको बता दें कि इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस नतीजे के बाद राहुल गांधी की आलोचना की है। इस संबंध में अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि चाहे वह केंद्र में तीसरी बार बनी भाजपा सरकार हो या हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में फिर से चुनी गई सरकार हो, इससे पता चलता है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा द्वारा अपनाई गई नीतियों को स्वीकार कर लिया है। इस जीत के साथ ही अब भारतीय राजनीति में एक नई युग की शुरुआत हो गई है। लोगों को हम पर अटूट विश्वास है। मैं भाजपा को लगातार तीसरी बार राज्य की सेवा करने के अवसर देने के लिए हरियाणा के लोगों का दिल से धन्यवाद देता हूँ। ऐसे अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आगे बोलते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि पहले लोकसभा चुनाव में और अब हरियाणा में कांग्रेस ने वोट पाने के लिए झूठे वादे किए, लेकिन जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। जनता भाजपा के साथ मजबूती से खड़ी है। किसानों और जवानों की भूमि हरियाणा ने वोट बैंक के लिए विदेश जाकर देश का अपमान करने वालों को सबक सिखा दिया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी की भी आलोचना की। तो देखा दर्शकों, जैसे ही बीजेपी को हरियाणा में भारी जीत मिली है, वैसे मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से क्या पलटवार होता है, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज। अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। दर्शकों, हरियाणा में एग्जिट पोल के पूर्वानुमानों और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन मंगलवार की मतगणना में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि इस चुनाव में बीजेपी ने जोरदार बढ़त बनाते हुए बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। ऐसे में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता स्थापित करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। ऐसे में इस बीच कांग्रेस पार्टी ने इस हार पर टिप्पणी की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस नतीजे पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि हरियाणा में परिणाम पूरी तरह से अप्रत्याशित है।
साथ ही इस चुनाव का एक वाक्य में विश्लेषण करना हो तो यह व्यवस्था की जीत और लोकतंत्र की हार है। उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे को स्वीकार नहीं करते। आगे बोलते हुए उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की है। हमें हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से शिकायतें मिली है। कुछ जगहों पर हमारे उम्मीदवारों ने कहा है कि ईवीएम की बैटरी 99% है। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस उन सीटों पर हार गई है जहां ईवीएम की बैटरी 99% है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कह रहे हैं कि जिन ईवीएम की बैटरी 60 से 70% है उनमें कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हम इन सभी शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग के पास जाएंगे। दरअसल आपको जानकारी दें कि इस बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इस चुनाव में बीजेपी ने 48 और कांग्रेस ने 37 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा भारतीय लोक दल पार्टी ने 2 सीटों और निर्दलीयों ने 3 सीटों पर जीत हासिल की है। तो आइए दर्शकों सुनते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आखिर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है। हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहाँ तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। जिस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं, अभी हम जयराम रमेश जी और मैं जिस कमरे में बैठे थे वहाँ भी लगातार शिकायतें हमारे नारनौल के कैंडिडेट राव नरेंद्र सिंह हो गए या पानीपत के कैंडिडेट हो गए, 3 जिलों से हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, यहाँ से लगातार शिकायतें आ रही कि कैसे बैटरीज जो मशीन की थी वो 99% थी और जिन मशीनों की बैटरीज 99% थी उन मशीनों में नतीजा एक आया, हमें हराने वाला नतीजा आया। और जो मशीनें नहीं, जिनको छेड़ा गया, जिनकी बैटरी 60-70% जो स्वाभाविक है होनी चाहिए थी, उसमें हम जीत रहे हैं हमारे कैंडिडेट। तो हम ये सारी शिकायतें इकट्ठी कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ रिटर्निंग ऑफिसर्स को शिकायतें दी हैं और दे रहे हैं अभी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में ये सारी शिकायतें लेकर हम चुनाव आयोग में जल्दी ही जाएंगे और अपनी शिकायत वहां दर्ज कराएंगे। इस तरह का नतीजा कहीं भी धरातल पे नहीं दिख रहा था। आप लोग भी गए, हम लोग भी गए, सब घूम रहे थे। कोई ये नहीं मान सकता कि हरियाणा में इस तरह का अप्रत्याशित नतीजा आएगा। हम सब अचंभित हैं। ये अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों काफी उथल-पुथल मची हुई है। महायुति बनाम महाविकास आघाड़ी के बीच होने जा रहे इस विधानसभा चुनाव माहौल में अब महायुति की ही अंदरूनी पार्टी अपने ही साथी दलों पर आरोप प्रत्यारोप करने में लगे हैं। आपको बता दें कि एनसीपी के नागपुर शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने बीजेपी शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े से पूछा है कि बीजेपी शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने किस बीजेपी नेता से पूछकर शहर की 6 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बंटी कुकड़े को जवाब देना चाहिए कि क्या उन्हें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा किए बिना निर्णय लेने का अधिकार है। ऐसा सवाल राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के नागपुर शहर अध्यक्ष प्रशांत पवार ने पूछा है। आपको बता दें कि बंटी कुकड़े ने नागपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में 12 जगहों पर दावा किया है। इस पर प्रशांत पवार ने कुकड़े पर सवाल उठाते हुए कहा है कि काटोल, पश्चिम नागपुर, उत्तर नागपुर में बीजेपी नहीं जीत रही है। इन सीटों में से एनसीपी को सीटें देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद भी कुकड़े किससे चर्चा कर नागपुर में 6 सीटों पर दावा कर रहे हैं। प्रशांत पवार ने आगे कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनसीपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर नितिन गडकरी के लिए प्रचार किया। कुकड़े को यह नहीं भूलना चाहिए कि एनसीपी ने नितिन गडकरी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम बीजेपी का झंडा लेकर एनसीपी में नहीं आए। पवार ने कहा कि एनसीपी एक स्वतंत्र पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम वरिष्ठों से चर्चा के बाद अपनी भूमिका तय करेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत पवार ने आगे कहा है कि बीजेपी राज्य में 110 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम वहां पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार को जिताएंगे। जहां भी शिंदे गुट के प्रत्याशी होंगे हम साथ खड़े रहेंगे। इसी तरह जहां भी एनसीपी का उम्मीदवार होगा वह शिवसेना और बीजेपी को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। प्रशांत पवार ने बंटी कुकड़े को याद दिलाया कि एनसीपी काटोल, पश्चिम नागपुर और उत्तर नागपुर में लड़ेगी। उन्होंने कहा कि अति उत्साही नेताओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि जहां बीजेपी नहीं जीत सकती वह एनसीपी का शुरू से ही दावा रहा है। पवार ने कहा कि एनसीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जल्द ही मुंबई में अजित पवार से मिलेंगे
और उन्हें शिकायत करेंगे। तो वही दर्शकों, अब एनसीपी के लिए एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। पूर्व विधान परिषद सभापति रामराजे नाईक निंबाळकर एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार को झटका देने की तैयारी में है। रामराजे ने सातारा के पलटन के पास खटके बस्ती में कार्यकर्ताओं की एक सभा को आयोजित किया था। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं कि रामराजे आज ही रात आर या पार पर फैसला लेंगे। रामराजे और शरद पवार के बीच गुप्त मुलाकात की भी चर्चा है और संभावना है कि रामराजे तुतारी हाथ में लेंगे। चौंकाने वाली बात यह है कि एनसीपी की ओर से अजित पवार द्वारा घोषित पहले उम्मीदवार और पलटन के मौजूदा विधायक दीपक चौहान के भी अजित दादा को राम राम करने की चर्चा है। अगर ऐसा हुआ तो यह अजित पवार के लिए तगड़ा झटका माना जा रहा है। दीपक चौहान ने कहा है कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है और कहा है कि कम से कम अभी के लिए वह अजित पवार के साथ ही है। आपको बता दें कि दीपक चौहान 2009 से लगातार तीसरे विधायक रहे हैं। वह एनसीपी के टिकट पर सातारा जिले के पलटन विधानसभा क्षेत्र से चुने गए हैं। एनसीपी में विभाजन के बाद दीपक चौहान अजित पवार के गुट में शामिल हो गए थे। ऐसे में दादा ने उन्हें दोबारा टिकट देने की घोषणा की थी, लेकिन वे भी अब पार्टी छोड़ने को तैयार है। तो देखा दर्शकों, अब महायुति में राजनीतिक अफरा तफरी मची हुई है। एक और बीजेपी एनसीपी के पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वही अजित पवार के साथ अपने ही नेता खेला करने की तैयारी में है। ऐसे में आने वाला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव काफी रंजक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज।